अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें दो आपके सामने स्टेटमेंट होंगे और आपके पास 5 ऑप्शन होंगे। आपने उन दो स्टेटमेंट में एक फिल इन द ब्लैंक है, रेगिस्तान है, तो उस एक डैश दिया हुआ है, उस डैश में दोनों सेंटेंसेस के डैश में एक ही वर्ड फिलअप करना है। हाल ही में ये क्वेश्चन IBPS क्लरिकल में और PO में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, इसमें लिखा है टू स्टेटमेंट्स विद ब्लैंक्स हैव बीन गिवन। दीज स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय 5 अल्टरनेटिव्स। चूज द वन विच फिट्स इनटू द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। इसमें हमें क्या करना होता है, देखें, अपने सामने एक सेंटेंस है। मैंने जो 5 ऑप्शन थे उनके हिंदी मीनिंग भी आपके सामने लिख दिए ताकि जिन लोगों को इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते उनको करने में आसानी हो जाए, उनको सॉल्व करने में हेल्प हो जाएगा। इसमें लिखा है अ लकी एक्सीडेंट हैड ऑर्डेन्ड। ऑर्डेन्ड का मतलब होता है प्रदान करना, देना। दैट द Austrian army should dash the previous year on the very fields where the French had now to be fought। अब मेरे को शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म शो ऑफ धकेलना, प्रोमिनेड समुद्र के साथ बना तट, ये तो नाउन है। चूंकि मेरे को तो शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो 2 नंबर ऑप्शन तो नाउन है, ये तो आएगा नहीं। तो कहता है शुड के बाद एम्बल टहलना, प्रोसीड आगे बढ़ना, या मैन्योवर निपुणता या चालाकी से किसी काम को करना। कहता है लकी एक्सीडेंट ने प्रदान किया, क्या प्रदान किया कि जो ऑस्ट्रियन आर्मी है उसे प्रीवियस ईयर को डैश करना चाहिए ऑन द वेरी फील्ड्स वेयर द फ्रेंच हैड। उस फील्ड पर बहुत ही ज़्यादा डैश करना चाहिए। किस फील्ड पर? जहाँ पर फ्रेंच ने अब फ्रेंच के साथ, फ्रेंच हैड टू बी फाउट, टू बी फाउट एक्टिव पैसिव था, जहाँ फ्रेंच के साथ लड़ना है, लड़ा जाना है। तो मैं अभी इन 5 ऑप्शन में मेरे को 2 नंबर श्योर है कि ये नहीं आएगा क्योंकि ये नाउन है। बाकी 4 में मैंने अभी माइंड नहीं लगाया। मैंने सोचा कि एक बार दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेता हूँ क्योंकि फर्स्ट में मेरे को कैसा हिंट नहीं मिला। ड्यूरिंग द सीजनल सेल्स एट द मॉल, जो सीजनल सेल्स के दौरान मॉल में, इट इज़ ऑफन इम्पॉसिबल, यह बहुत ही ज़्यादा प्राय इम्पॉसिबल होता है टू डैश वंस शॉपिंग कार्ट थ्रू द क्राउडेड स्टोर एसल्स। कहते हैं जो क्राउडेड स्टोर एसल्स है उसके द्वारा अपनी शॉप कार्ट को क्या करे, धकेल दे, एम्बल टहले, प्रोसीड्स आगे बढ़ाए, या मैनेवर निपुणता या चालाकी से काम करे। तो मैंने देखा जो सेकंड वन था उसमें इसने स्पष्ट बताया है कि सीजनल सेल्स के दौरान शॉपिंग मॉल्स में यह अक्सर इम्पॉसिबल होता है कि बहुत ही चालाकी के साथ अपनी खुद की शॉपिंग कार्ट को चालाकी के साथ चलाए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक जैसे स्टोर्स होते हैं। तो वहाँ पर एक जैसे शॉप्स में चालाकी के साथ अपना काम चलाना या निपुणता के साथ, बहुत ही ज़्यादा स्किल के साथ काम चलाना बहुत ही इम्पॉसिबल सा होता है। तो इन 5 में सेकंड वन में मेरे को केवल और केवल 5 नंबर ऑप्शन लग रहा है। अब ये अगर मैं ऊपर फिलअप करके देखता हूँ कि अ लकी एक्सीडेंट हैड ऑर्डेन्ड दैट, एक लकी जो एक्सीडेंट मतलब घटना हुई उसने हमें क्या प्रदान किया कि जो ऑस्ट्रियन आर्मी है उसे प्रीवियस ईयर पर बहुत ही ज़्यादा चालाकी से और निपुणता से काम करना चाहिए उस फील्ड पर जहाँ पर फ्रेंच के साथ मैं अभी युद्ध लड़ा जाना है। या फिर ऑस्ट्रियन आर्मी को धकेलना चाहिए, टहलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, या चालाकी के साथ, निपुणता के साथ, स्किल के साथ काम करना चाहिए। तो इन दोनों में जो ऑप्शन आंसर है वो है 5th। तो आगे बढ़ता हूँ, देखें, इट वॉज एन डैश एरर ऑन द पार्ट ऑफ द रेस्क्यू ड्राइवर टू बी सो लेथार्जिक। कहता है यह एक डैश एरर है, किसकी तरफ से? जो रेस्क्यू ड्राइवर की तरफ से। क्या है एरर? टू बी सो लेथार्जिक मतलब होता है आलसी होना, बहुत ज़्यादा आलसी होना। कैसी एरर? अनप्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में पूर्व में कहना कुछ संभव न हो। नेग्लिजिबल, अनदेखी करने योग्य एरर। सिली, मूर्खता वाली एरर। ब्लेटेंट, खुली स्पष्ट, परबल या जबरदस्त एरर। वंडरफुल, बहुत अच्छी। वंडरफुल तो देखिए अच्छी चीज़ के लिए आता है, तो ये नेगेटिव चीज़ के लिए कभी वंडरफुल नहीं आता। तो मैंने देखा 1 2 3 4 में
अगर इन चारों की बात करें तो इनमें से मेरे को अभी तक तो ब्लाटेंट वर्ड नज़र आ रहा है प्रबल और ज़बरदस्त एरर के रूप में। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक खुला और स्पष्ट और एक प्रबल या ज़बरदस्त। सेकेंड वन और पढ़ते हैं। लाइफ गिव्स यू अ नंबर ऑफ मोमेंट्स टू कमिट डैश मिस्टेक्स। लाइफ आपको काफ़ी ऐसे क्षण देती है कि आप डैश मिस्टेक्स करें, सिली मिस्टेक्स, अनदेखा करने वाली मिस्टेक्स, या ऐसा है जिसके बारे में कुछ कहना असंभव हो, या फिर प्रबल मिस्टेक्स। तो मेरे को इसमें भी 4 नंबर ऑप्शन सही लग रहा है। बट हाउ यू हैंडल एंड ओवरकम देम, परंतु आप कैसे हैंडल करते हैं उनको ओवरकम करने के लिए, इज अ टेस्ट ऑफ करेक्टर, ही आपके करेक्टर का टेस्ट है। तो क्लियर कट जो इसका आंसर है वो है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का मतलब यहाँ पर प्रबल और जबरदस्त के रूप में हुआ है। आगे चल रहा हूँ, फिर देखें अपने पास सेंटेंस है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ डैश ओवर द क्वालिटी ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय द इम्पोर्टर्स। बहुत ज़्यादा डैश होता है गुड्स की क्वालिटी पर, जो कि इम्पोर्टर मैंने जो खरीदने वाला है उसके द्वारा खरीद की जाती है। बहुत ज़्यादा कंटेंशन झगड़ा होता है, विवाद होता है, डिस्कशन चर्चा होती है। अपहीवल का मतलब उथल पुथल करना, तो रूलिंग होती है या वर्डिक्ट होता है। देखिए हिंदी मीनिंग मैंने आपको बता भी दिए, डिस्कशन आपको पता ही है, कंटेंशन झगड़ा है, विवाद के लिए आता है। अब बहुत ज़्यादा डैश होता है गुड्स की क्वालिटी पर इंपोर्टर के द्वारा, बहुत ज़्यादा डिस्कशन, कंटेंशन, अपहीवल, हीवल का मतलब होता है उथल पुथल मचाना, या फिर सत्तारूढ़, या वर्डिक्ट का मतलब निर्णय। कोई चीज़ मतलब निर्णय सुनाना, जैसे कोर्ट है वो निर्णय देता है तो वो वर्डिक्शन बोलते हैं। सेकेंड वन और पढ़ता हूँ। द क्वेश्चन वॉज रेफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है जजमेंट के लिए, निर्णय के लिए। टू द एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया हुज अवार्ड पब्लिश्ड इन 1880 अपहेल्ड द डैश ऑफ इंडियंस। जो क्वेश्चन था वो ऑस्ट्रिया के शासन के जज के पास रेफर कर दिया गया। किसका रिवार्ड पब्लिश हुआ था 1880 में? अपहेल्ड मैंने स्थायी रखते हुए, बनाए रखते हुए। किसको बनाए रखते हुए? इंडिया के डैश को, इंडिया के डिस्कशन को, अपहीवल्स, वॉयलेंट चेंज को बनाए रखते हुए, सत्तारूढ़ को बनाए रखते हुए। अब वर्ड वो लेना है जो कि इन दोनों में आए। आई थिंक यहाँ फोर्थ ऑप्शन का फर्स्ट में कुछ लेना देना था नहीं, अ लॉट ऑफ रूलिंग, इसका कुछ लेना देना था नहीं। रूलिंग है, रूलिंग के बाद इसका मीनिंग है एन ऑफिशियल डिसीजन। तो बताएं आंसर क्या आएगा। देखिए इन दोनों में जो फिलअप होने वाला है वो केवल और केवल मेरे को एक नंबर ही लग रहा है, कंटेंशन। कहता है कि बहुत ज़्यादा कंटेंशन, विवाद होता है गुड्स की क्वालिटी पर जब रिसीवर्स के द्वारा, इंपोर्टर के द्वारा। दूसरे में था कि जो इंडिया के विवाद को वैसे ही रखते हुए क्वेश्चंस को रेफर कर दिया गया किसके पास? जज के पास। ऑस्ट्रेलिया के शासक ने क्या किया? जज के पास क्वेश्चन रेफर कर दिया। तो अब जिसका सेकंड ऑप्शन था डिस्कशन के लिए, अपहीवल के लिए, अपहीवल का मतलब होता है वॉयलेंट और सडन चेंज। तो ये तो तय था कि इंडिया के सडन और वॉयलेंट चेंज को बनाए रखते हुए क्वेश्चंस को रेफर कर दिया, या झगड़ा विवाद को। यहाँ दोनों ही आ सकते थे, बट ऊपर वाले एक नंबर ऑप्शन में केवल और केवल कंटेंशन ही आना था, क्योंकि जब सामान खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी पर केवल वाद विवाद होता है, अच्छी है, नहीं है, कैसे है। ठीक है, तो यहाँ निर्णय नहीं होता, डिस्कशन नहीं होता, यहाँ मेरा आंसर था कंटेंशन। आगे बढ़ रहा हूँ, फिर देखें इसमें दिया है द टर्म्स ऑफ मोस्ट इंडस्ट्रियल इश्यूज वर डैश। कहते टर्म्स किस पे? मोस्ट इंडस्ट्रियल इश्यूज के जो टर्म्स थे उन पे डैश हुआ, किसके बीच? बिटवीन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म एंड द कॉरपोरेशन इशूइंग द सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के जो इशू कर रही है कॉरपोरेशन उसके बीच और बैंकिंग फर्म के बीच क्या हुआ? टर्म्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल इश्यूज की थी उस पर डैश हुआ, उस पर टर्म्स वर डिसाइडेड, टर्म्स निश्चित की गई। एग्रीड अपॉन, टर्म्स पे सहमत हुआ गया। नेगोशिएटेड, बातचीत की गई।
टर्म्स पे वर्क किया गया या टर्म्स को खोजा गया। आई थिंक 4th और 5th सीधा ही गलत है कि टर्म्स को पर काम किया गया या टर्म्स को खोजा गया। इसने कहा, यहाँ जो कहने का एग्जामिनर का सेंस था वो ये था कि टर्म्स को डिसाइड किया गया, उनको सहमत हुआ गया या उन पे चर्चा की गई। इन तीनों में मेरे को अब तक तो पहली बार में जो लगा वो था नेगोशिएटेड टर्म्स पे विचार विमर्श हुआ दो फर्म्स के बीच में, एक तो बैंकिंग फर्म और दूसरा कॉरपोरेशन के बीच में। बट मैं फिर भी आगे चलता हूँ। बाय द एंड ऑफ द डे द रेंजर्स हैड डैश, दिन के लास्ट तक मतलब रात होने तक जो रेंजर्स हैड डैश ओनली हाफ द डिस्टेंस, केवल हाफ डिस्टेंस को ही डिसाइड किया, सहमत हुए या तय किया। क्लियर कट आंसर था तय किया। दोस्तों इसमें सेकंड वन से बिल्कुल क्लियर था, नेगोशिएटेड का मीनिंग बातचीत करना और तय करना, कि अभी आधी दूरी ही रेंजर्स ने तय की थी, किसके द्वारा? थ्रू डेंस डार्क फॉरेस्ट में से होकर। तो आंसर है थर्ड। अब इसमें ज़्यादातर इसका जो कॉमन मीनिंग होता है वो नेगोशिएटेड का मतलब बातचीत करना होता है, बट यहाँ पर इसका जो एक और मीनिंग होता है तय करना। तो तय करने के सेंस में सेकंड वन का था, डिसाइड करना। डिसाइड निर्णय होता है, तय करना, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। फिर है अ ट्रबल्ड स्टूडेंट एंड हिज पीएचडी गाइड ने डैश किया एक रास्ते को फॉर वेबसाइट टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ स्पैम विच ट्रबल्ड इंटरनेट यूजर्स इन द 2000s। कहता एक तो जो पीडी स्टूडेंट था और एक पीएचडी गाइड ने एक रास्ते को डैश किया वेबसाइट के लिए ताकि स्पैम की जो घटनाएं हैं उसको कम किया जाए, जिसने 2000 में इंटरनेट यूजर्स को काफ़ी परेशान किया था। उसने एक वे को क्रिएट किया, डिवाइस खोजा, डेवलप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिएट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चूँकि ये तो पास्ट की बात है, यहाँ पास्ट की बात आनी चाहिए। अगर देखो तो इसमें सेकेंड फॉर्म के हिसाब से केवल डिवाइस रहना चाहिए। खोजना, दो तो कनेक्टिव होता है, तो आ ही नहीं सकता, इन्वेंट मैंने भी खोजना होता है। चलो सेकेंड वन देखते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ कंक्रीट इज दैट इट ऑफन डेवलप्स क्रैक्स। कंक्रीट का होता है ऐसा जो कि छू सकने वाला पदार्थ, उसकी जो एक ड्रॉबैक होती है कि उसमें क्रैक्स आ जाती है। और साइंटिस्ट हैव के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इसमें थर्ड फॉर्म केवल और केवल एक ही थी, वो थी डिवाइस्ड। अगर इन्वेंटेड दिया होता तो वो भी आंसर सही था। खोज करना, एक युक्ति को तलाशने के लिए डिवाइस वर्ड का यूज़ किया जाता है। ट्रबल स्टूडेंट और पीएचडी गाइड ने एक रास्ता खोजा, खोजने के लिए इन्वेंटेड भी आता है, डिवाइस्ड भी आता है। ठीक है, तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म था डिवाइस्ड। फिर देखें, द स्टेट म्यूजियम बिल्डिंग वॉज डैश। स्टेट म्यूजियम बिल्डिंग डैश थी। आफ्टर द फिनिशिंग टचेस वर एग्लो, एग्लो का मतलब चमकना, दमकना, इन सनलाइट डिलाइटिंग द ऑडियंस, ऑडियंस को खुश करते हुए उसके फिनिशिंग टच के बाद क्या थी वो बिल्डिंग? कैसी थी? सनलाइट में चमक रही थी। तो स्टेट म्यूजियम बिल्डिंग वॉज एनामोर्ड का मतलब होता है स्नेह से भरा होना, स्नेह से भरी हुई थी। स्प्लेंडेड, शानदार थी। रिवर्बरेटिंग का मतलब होता है प्रतिध्वनित करना, ये तो आंसर नहीं आएगा। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब असंगत, बेमेल को बोलते हैं। सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग आश्चर्यचकित करने वाली थी। अगर सरप्राइजिंग आता तो किसी भी हालत में सरप्राइजिंग के साथ एट का यूज ही होता। तो अब तक फर्स्ट जो बिल्डिंग स्नेह से भरी थी, प्रतिध्वनित होना था, या असंगत थी? असंगत होता तो सभी खुश नहीं होते। मेरे को इसमें केवल और केवल सेकंड वन ही नजर आ रहा है, स्प्लेंडेड, शानदार थी। सेकंड वन देख रहा हूँ। देयर 50th anniversary was a special occasion for the entire family as it came in the light of newly resolved issues and it turned out to be a dash affair। यह कैसी सिद्ध हुई? बहुत ज़्यादा डैश अफेयर, स्नेह वाला अफेयर, शानदार, प्रतिध्वनि तो आ ही नहीं सकता। दोस्तों मेरे को जो सेकंड वन था उसमें भी अगर फर्स्ट में स्प्लेंडेड है तो सेकंड वन में भी अगर मैं बोलता हूँ टू बी अ स्प्लेंडेड अफेयर, शानदार अफेयर। उनकी 50वीं एनिवर्सरी थी, वो एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन था पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि यह नए जो रिजॉल्व इश्यूज थे उनको मुद्दों को सॉल्व करने
के प्रकाश के रूप में इसको देखा जा रहा है। और यह कैसे साबित हुआ, बहुत ही शानदार अफेयर के रूप में। दोस्तों इसमें भी जो मेरे को क्लियर कट आंसर लग रहा है वो केवल और केवल सेकेंड वन लग रहा है, स्प्लेंडिड है। ये केवल और केवल वो क्या बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऐसा वर्ड जो कि दोनों में उचित हो वो अपना आंसर होता है। देखिए, इट इज हार्ड टू बिलीव द डैश ऑफ ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी। तो यह बहुत मुश्किल है विश्वास करना। टू डैश द मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बड़ा साइज, द बिलीव द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपरेशंस इन दिस एक्टिविटी, साइज, स्केल, प्रोपोर्शन, सिग्निफिकेंस। आगे बढ़ रहा हूं एक बार। द मैप इज ड्रॉन टू अ डैश ऑफ 1 इंच टू 50 किलोमीटर। देखिए यहाँ 1 इंच टू 50 किलोमीटर दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ स्केल की बात हो रही है। द मैप इज ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ, ना कि साइज ऑफ। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड वन की बात देखता हूँ तो सेकंड वन में केवल और केवल 3 नंबर ऑप्शन है। और इट इज़ हार्ड टू बिलीव, क्योंकि यहाँ साइज की, माप की बात ही थी, तो अगर सेकंड में स्केल है तो फर्स्ट में भी स्केल आंसर ही सही करना है। इट इज़ हार्ड टू बिलीव द स्केल ऑफ ऑपरेशंस का स्तर इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी, उस ऑपरेशन का स्केल मापना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ क्लियर कट जो आंसर था 1 इंचेस टू 50 किलोमीटर की हिंट के कारण स्केल ही था। दैट्स क्लियर। फिर है इसमें लिखा है गवर्नमेंट्स इन दिस कंट्रीज शुड क्रिएट एजुकेशन सिस्टम। इन कंट्रीज में जो सरकार है उनको एजुकेशन सिस्टम को क्रिएट करना चाहिए। सिंस कनेक्टिव है यहाँ पर, क्योंकि लैक गुड स्कूल्स। देखिए लैक जब भी नाउन के रूप में आता है तो हमेशा इसके साथ ऑफ आता है। लैक ऑफ गुड स्कूल्स होता तो मैं 1 नंबर चूज कर लेता। ठीक है, मिसिंग, खोए हुए अच्छे स्कूल। द बल्क ऑफ पीपल एंटरिंग द वर्ड फोर्स विल नॉट हैव द स्किल्स दे नीड। लैक मैंने कमी, मिसिंग मैंने खोया हुआ, डेफिशिएंट मैंने कमी, विदाउट प्रेपोजिशन का जॉइंट बनेगा एब्सेंस। देखिए यहाँ पर लैक होता तो ऑफ आता, एब्सेंस होता तो इन द एब्सेंस ऑफ दिया होता। तो 1 और 5 नंबर तो आंसर नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ होता, उधर लैक ऑफ होता। और दूसरी बात, गुड स्कूल्स दिया है तो डेफिशिएंट भी एडजेक्टिव होता है, गुड से पहले यहाँ एडजेक्टिव नहीं आ सकता। खोए हुए या विदाउट, तो यहाँ ज्वाइंट बन सकता है विदाउट गुड स्कूल्स, विदाउट गुड स्कूल्स, ये ज्वाइंट बन गया। द बल्क ऑफ पीपल सब्जेक्ट फॉर्म था, एंटरिंग द वर्ड फोर्स ये ज्वाइंट था, सब्जेक्ट फॉर्म के बाद आईएनजी का ज्वाइंट। द बल्क ऑफ पीपल हु आर एंटरिंग द वर्ड, ठीक है, सब क्लोज के रूप में था। आगे दिया था एंटरिंग द वर्ड फोर्स विल नॉट हैव, ये विल फॉर्म आई थी बल्क ऑफ पीपल के लिए। तो दोस्तों यहाँ क्लियर कट मेरे को इसमें फर्स्ट में लग रहा है कि ज्वाइंट बनेगा, तो ज्वाइंट के लिए फोर्थ ऑप्शन था। नेक्स्ट और पढ़ रहा हूँ एक बार। वी कैन नॉट प्रोसेस कलर डिटेल्स ऑफ रैपिड चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स डैश द कोन शेप्ड सेल्स पैक्ड अराउंड द सेंटर ऑफ द रेटिना। कि मैंने जब सेकंड वाला पढ़ा तो चूँकि इसमें जो वर्ड था आना तो कमी वाला ही था, चूँकि फर्स्ट में मैंने देखा चूँकि एक ही सही बैठता है तो मैंने इसका सेकंड वन में भी फोर्थ नंबर ऑप्शन ही बन दिया विदाउट, क्योंकि दोनों में सेम होना चाहिए। जब फर्स्ट में ही अपना मतलब आंसर विदाउट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ले के बाद ऑफ, एब्सेंस के बाद ऑफ आता और पहले इन आता, तो डेफिशिएंट एडजेक्टिव आ नहीं सकता था। मिसिंग और फोर्थ में से आंसर था विदाउट, फोर्थ आंसर। डबल फिलर का यही फायदा होता है कि जब एक पे आप श्योर हो तो दूसरा आंसर आपको वो लगा देना चाहिए। अ न्यू बॉर्न बेबी फाउंड, पाया गया डैश आउटसाइड द सिटी हॉस्पिटल। लेफ्ट छोड़ा, लेफ्ट मैंने रखा हुआ, अबंडेंट छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, साइटेड, साइट मैंने होता स्थान, रेस्क्यूड बचाया हुआ, लोकेटेड स्थित, लोकेटेड तो बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ बेबी पाया गया कैसा, या तो लेफ्ट या अबंडेंट, दोनों में से एक आएगा। लेफ्ट छोड़ना, अबंडेंट त्यागना। आगे और देख लेते हैं। यहाँ 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का कोई सेंस नहीं था। द पॉलिटिकल पार्टी हैज डैश इट्स पॉलिसी ऑफ माइनॉरिटी
अपीसमेंट, अपीसमेंट मैंने शांत करना, ने क्या लेफ्ट छोड़ दिया अपनी पॉलिसी को या अबंडेंट त्याग दिया। देखिए इन दोनों में से एक लेना है तो मेरे को इन दोनों में अबंडेंट वर्ड ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अबंडेंट का मतलब होता है त्याग देना, लेफ्ट केवल होता है छोड़ना ना कि त्यागना। तो मेरा आंसर है न्यू बॉर्न बेबी जो किसने त्यागा हुआ था परमानेंटली छोड़ने को बोलते हैं, तो यहाँ अबंडेंट आंसर था। आगे चलें, फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेडरल बजट अनेबल टू डू सो, फेडरल का बजट है ऐसा करने में असमर्थ था, विद इट्स करंट कंस्टेंट्स, अपनी वर्तमान के जो बाधाएं हैं, कंस्टेंट का मतलब बाधा, दिक्कत, प्रॉब्लम, द होल पर्पस ऑफ डेवोल्यूशन, जो कहता है डेवोल्यूशन का जो पूरा पर्पस, डेवोल्यूशन का होता है सत्ता का हस्तांतरण करना, हैंड ओवर करना, कुड बी डिफीटेड बाय द पोटेंशियल फॉर नियर डैश ऑफ सर्विस डिलीवरी, सत्ता का हस्तांतरण का पूरा उद्देश्य है, कुड बी डिफीटेड वो डिफीट हो सकता है, उद्देश्य खत्म हो सकता है केवल इस संभावना से कि फॉर नियर डैश ऑफ सर्विस, जो सर्विस डिलीवरी सर्विस है उसके डैश होने की संभावना से, कॉमन सिटीजन को डिलीवरी सर्विस के डैश होने की संभावना से, कॉमन सिटीजन को डिलीवरी सर्विसेज की मरे होने की संभावना, कोलैप्स दहना, ड्रॉपिंग गिरना, स्मैशिंग जोर से टक्कर होकर चूर चूर होना, स्लिपिंग फिसलना। तो मेरे को इसमें लगा कि शायद अभी पहली बार में डिसाइड नहीं हुआ तो मैं आगे बढ़ा। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हैविंग बीन पार्शियली डैमेज्ड, ज़्यादातर स्कूल्स जो कि पार्शियली रूप से डैमेज्ड हो चुके हैं, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए द डैश ऑफ बाउंड्री वॉल्स, डेड ऑफ बाउंड्री वॉल हो नहीं सकता, कोलैप्स हाँ बाउंड्री वॉल ढह सकती है, ड्रॉपिंग तब होता है जब कोई बूंद गिरती है तो ड्रॉप आता है वर्ड, स्मैशिंग जोर से टक्कर होकर चूर चूर होना, स्लिपिंग फिसलना, बाउंड्री वॉल फिसल भी नहीं सकती। क्योंकि इन 5 में जो सेकंड वन में है वो मेरे को एक ही ऑप्शन सही लग रहा है, वो है कोलैप्स, क्योंकि बाउंड्री वॉल है, क्लासरूम डैमेज, फर्नीचर आदि वो एकदम से क्या ढहते हैं, इसमें शामिल किया है कोलैप्स ऑफ बाउंड्री वॉल्स। ठीक है, तो सेकंड के बिहाफ पर मैंने इसका आंसर भरा कोलैप्स। तो दोस्तों एक तरीका था जिसमें अपने पास 2 फिलर में जब एक ही वर्ड भरना हो तो आपने बड़ा कॉन्फिडेंट के साथ, जब आपको दोनों में से एक भी श्योर हो कि हाँ इसमें तो यही आएगा, वो आपने फिलअप भरकर आना है। कई बार फर्स्ट वाला अपने को पहली बार में समझ नहीं आता, डोंट वरी, सेकंड वन पे बात करो, और सेकंड वाला नहीं आता तो फर्स्ट देखो। मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको 4 बार पढ़ लो, एक बार उसको पढ़ने की कोशिश करो, पहली बार में आपको लगता है कि सेट है तो ठीक है, नहीं तो सेकंड तुरंत है, क्योंकि हो सकता है सेकंड वन उससे ज़्यादा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस डबल लाइन में सिंगल फिलर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 to 55 नंबर जो क्वेश्चन है, अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसमें एक सेंटेंस आपको दिया है, उसके 3 पोर्शन आपको बना दिए गए, डिवाइड कर दिए गए, 1, 2 and 3। फॉर ईच पार्ट अ करेक्शन स्टेटमेंट इज गिवन, हर पार्ट का एक करेक्शन स्टेटमेंट दिया है। डिटरमाइन द पार्ट विच रिक्वायर्स करेक्शन, आपको हर एक पार्ट ये जांच करना है कि क्या उसमें करेक्शन की आवश्यकता है या नहीं, एंड मार्क इट एज योर आंसर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, अपने पास आया देयर वाज नो रिक्वायरिंग, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है देयर वाज नो, मैं जैसे ही नो पर पहुंचा, नो के जस्ट बाद मैंने आपको बहुत बार बताया बेसिक में हमेशा नाउन आता है। देयर वाज नो रिक्वायरिंग के स्थान पर अब पहला पोर्शन आप देखें 1 नंबर में, देयर वाज नो रिक्वायरमेंट। आप देखें नो के बाद रिक्वायरिंग आएगा या रिक्वायरमेंट आएगा, तो इन दोनों में मेरे को क्लियर कट अंतर पता लग रहा है कि नो के बाद नाउन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट ही आएगा। बाकी पूरा सेंटेंस आप देखें, ऑफ अ लेजिस्लेशन, ऑफ अ लेजिस्लेशन टू इम्प्लीमेंट दिस ऑर्डर, टू इम्प्लीमेंट दिस ऑर्डर। क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और ऑप्शन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें केवल एक वर्ड का ही अंतर है, और
अपने को ये डिसाइड करना है कि नो के बाद रिक्वायरिंग या रिक्वायरमेंट। तो मैं इसमें नो के बाद रिक्वायरमेंट लेता, इसका मतलब 1 नंबर तो मैं आंसर में लूंगा। जैसे मैंने डिटरमाइन किया कि 1 नंबर आंसर मेरा होगा, तो मैंने तुरंत ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन काट दिया, सेकंड और थर्ड भी हटा दिया। अब मेरे पास जो आंसर होगा या तो सेकंड या फोर्थ या फिफ्थ, इनमें से एक होगा। सेकंड पे बढ़ता हूं। तो फंक्शनरी एडेड एंड पॉइंटेड अप दैट एनीवन परसिस्टिंग with practice of instant तलाक could be prosecuted। आप देखें यहां बीच में सब क्लोज दे दिया इसने। द फंक्शनरी एडेड एंड पॉइंटेड अप दैट कनेक्टिव के बाद एनीबडी के बाद परसिस्टिंग विद द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट तलाक, ये जो कि एज ए जॉइंट था, आईएनजी की दूसरी स्ट्रक्चर। तो एनीबडी के बाद जो सब्जेक्ट फॉर्म थी वो थी कुड बी प्रोसिक्यूटेड, मुकदमा चलाया जाएगा। किसको? एनीबडी, कोई भी व्यक्ति जो इंस्टेंट तलाक को परसिस्टिंग कर रहा है, वर्तमान में यूज में ला रहा है। ठीक है, तो मैं मेन क्वेश्चन पे आता हूं। आप देखिए सेकंड जो लाइन थी, द फंक्शनरी, क्वेश्चन में फंक्शनरी दिया, ऑप्शन में भी फंक्शनरी दिया। एडेड, क्वेश्चन में भी एडेड, सेकेंड लाइन का जो ऑप्शन है उसमें भी एडेड, एंड पॉइंटेड आउट। अब अपने को जो अंतर वाला वर्ड था वो था पॉइंटेड आउट। या तो हम पॉइंट अप करेंगे या पॉइंटेड आउट करेंगे। पॉइंट आउट का मतलब होता है किसी पॉइंट को बताना, पॉइंट आउट करना, इशारा करना। तो यहां पर पॉइंटेड अप के स्थान पर मैं देखता कि पॉइंटेड आउट ही आना चाहिए। बाकी टोटल सेंटेंस आप देख लीजिए, सेम था। पॉइंटेड आउट के बाद दैट लगा है, एनीवन परसिस्टिंग विद द प्रैक्टिस ऑफ, क्वेश्चन में भी सेम, सेकंड लाइन में भी सेम, ऑप्शन में भी सेम। इसका मतलब ये है कि सेकंड लाइन में बस एक वर्ड ही डिफरेंट दिया था, पॉइंटेड अप करना है या पॉइंटेड आउट करना है। तो मैं इसका आंसर लेता पॉइंटेड आउट। अगर मैं 1 और 2 के हिसाब से देखता हूं तो मेरा क्लियर कट आंसर सेकंड ऑप्शन है। अब थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। कुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, यहां आईएनजी फॉर्म दी है। इसका मतलब था थर्ड स्टेटमेंट जो ऑप्शन में दिया है वो गलत था। 1 नंबर और 2 नंबर, केवल 2 लाइनों को ही हम एप्रोप्रिएट मानेंगे। इस अकॉर्डिंग अपना आंसर है सेकंड। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझाया होगा। एक लाइन दे दी, उसके 3 हिस्से बांट दिए, हर हिस्से का एक ऑप्शनल सेम लाइन दिया, कुछ उसमें एक वर्ड को केवल चेंज करके, बस वो एक वर्ड ही हमने देखना है कि चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। फर्स्ट लाइन दी है द गवर्नमेंट स्ट्रांगली बैक। मैंने देखा फर्स्ट लाइन में द गवर्नमेंट स्ट्रांगली तक तो सही है, यहां बैक्ड दिया है सेकंड फॉर्म, क्वेश्चन में दिया है बैक फर्स्ट फॉर्म, मुकरना। क्या बैक किया? द जजमेंट, जजमेंट सेम है। एंड वुड कंसीडर, मैंने देखा एंड के बाद वुड दिया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वुड तो आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी आप देखें वुड दिया है और ऑप्शन में भी वुड दिया है। तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म ने आकर सेकंड फॉर्म आएगी, ये श्योर था। 1 नंबर लाइन चेंज होगी। आगे बढ़ा। कंसिडर द इशू इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर एज दिस। सेकेंड लाइन थी कंसिडर द इशू इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर एज दिस। मैंने देखा जो सेकेंड लाइन है ये सेम क्वेश्चन वाली लाइन है, कोई अंतर नहीं, सेम क्वेश्चन वाली लाइन है। इसका मतलब ये है कि सेकेंड लाइन तो अपना आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन भी सेम, क्वेश्चन भी सेम, और 1 नंबर में पक्का एरर है। तो मैं देख रहा हूं जिसमें सेकेंड लाइन है वो सारे ऑप्शन काट दीजिए, सेकेंड तो चेंज हो ही नहीं सकती। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो थर्ड में एरर है या फर्स्ट और थर्ड में एरर है। क्योंकि फर्स्ट में एरर कंफर्म हो चुका है, बैक्ड आएगा। इसका मतलब अगर मैं थर्ड लाइन ना भी पढ़ता तो भी मेरा आंसर
ये था 1 और 3rd। ठीक है, मैं फिर भी जांच करवा देता हूं आपको। इसमें दिया है एंड वुड कंसिडर द इशू इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर एज दिस वॉज, दिस के बाद वॉज आता है, क्वेश्चन में भी दिया, ऑप्शन में दी, द बिगिनिंग ऑफ अ फाइट, सेम दिया है, ऑफ इक्वलिटी फॉर मुस्लिम वुमेन, द फाइट फॉर इक्वलिटी। अब अगर आपको ये नहीं भी पता लगता तो भी आप 3rd आंसर ही चूज करते। हाँ, फाइट फॉर इक्वलिटी अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप देखिए कितना सरल तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं, बट इनको करने के लिए अपने को मेथड पता होना चाहिए। जब एक ऑप्शन आपने जांच कर लिया तो तुरंत ऑप्शन काट दीजिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा, इससे आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं। द मुस्लिम फैमिली अफेयर्स इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट। 48 नंबर क्वेश्चन में मैंने देखा फर्स्ट लाइन दी है, द मुस्लिम फैमिली अफेयर्स इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट। मेरे को क्वेश्चन और ऑप्शन में कोई अंतर नहीं लगा, ये सेम लाइन थी जैसे कि क्वेश्चन में दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 नंबर जो ऑप्शन है वो तो अपना आंसर हो ही नहीं सकता, जिसमें भी 1 नंबर है वो आप काट दीजिए। 4 और 5 दोनों गलत थे। ठीक है, अब या तो सेकंड में रिप्लेसमेंट होगा या 3rd में या दोनों में। देखता हूं। वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्स टू बी पास्ड आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन में दिया था वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्स, वन ऑफ के बाद फर्स्ट एक्ट सही है, टू पैसेज, टू पैसेज, यहां बस ये देखना है पैसेज लूं या टू बी पास्ट। टू बी पास्ट एक्टिव पैसिव, क्या पास किया गया, फर्स्ट एक्ट। इसका मतलब सेकंड वाली लाइन तो रिप्लेस होगी। जब सेकंड वाली लाइन रिप्लेस होगी आप देखें ओनली 1 ये गलत हो चुका है। आंसर या तो 3rd है या फिर सेकंड है, दोनों में से एक है। आगे बढ़ रहा हूं। ऑपरेशनल, ऑप्शन भी सेम क्वेश्चन भी सेम। इंट्रोड्यूसिंग, इंट्रोड्यूसिंग क्वेश्चन में भी सेम ऑप्शन में भी सेम। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मैंने देखा इसमें जो 3rd लाइन थी, 3rd लाइन भी सेम वही दी है जो कि क्वेश्चन में दी है। इसका मतलब ये हुआ 3rd तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो केवल और केवल सेकंड लाइन ही चेंज होगी। तो इसका आंसर है 3rd नंबर ऑप्शन। केवल और केवल एक ही लाइन में चेंज दिया था, वो थी सेकंड नंबर। सेकंड में या तो चेंज होगा या चेंज नहीं होगा, तो सेकंड में टू बी पास्ट एक्टिव पैसिव की लाइन सही थी। आगे बढ़ रहा हूं। चाइना हैज हैड अ रिमार्केबल पीरियड ऑफ ग्रोथ शिफ्टिंग। चाइना रख चुका है बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड ऑफ ग्रोथ। मैंने देखा फर्स्ट लाइन में ग्रोथ के बाद क्वेश्चन में शिफ्टिंग दिया है और यहां दिया है शिफ्टेड। चाइना हैज हैड रख चुका है, हैड यहां पर मेन वर्ब थी, क्या रख चुका है, अ रिमार्केबल पीरियड ऑफ ग्रोथ शिफ्टेड या शिफ्टिंग। तो मैं शिफ्टेड कभी भी नहीं लेता, ना तो सेकंड फॉर्म थी ना ही 3rd फॉर्म थी एज एडजेक्टिव। तो ग्रोथ शिफ्टिंग, 1 नंबर चेंज नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन मेरा राइट था। तो अब 1 नंबर वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं आप देखें। 3rd अपना आंसर नहीं हो सकता क्योंकि शिफ्टेड गलत था, इसमें 1 नंबर है, और 5th भी नहीं हो सकता। या तो सेकंड में रिप्लेस होगा या 3rd में या दोनों में। आगे दिया है फ्रॉम अ सेंट्रली प्लान्ड अपॉन अ मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। अंतर क्या था, फ्रॉम अ सेंट्रली प्लान्ड टू। मैंने देखा कि सेकंड लाइन में क्वेश्चन में तो दिया है अपॉन और ऑप्शन में दिया है टू, इनमें से एक आएगा। मैं फिर से बता दूं, चाइना हैज हैड अ रिमार्केबल पीरियड ऑफ ग्रोथ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सेंट्रली प्लान टू अ मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान से लेकर
मार्केट बेस्ड इकोनॉमी पर शिफ्ट किया है। शिफ्ट करते हैं तो फ्रॉम टू का यूज, फ्रॉम के साथ अपॉन नहीं आता, टू का यूज आता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड वाला ऑप्शन तो चेंज होगा। आगे दिया है एंड, एंड क्वेश्चन में भी सेम, ऑप्शन में भी सेम। टुडे इट हैज बीन, क्वेश्चन में दिया है इट इज, क्योंकि टुडे दिया है तो टुडे के साथ हम इज फॉर्म या आर फॉर्म को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ हैज बीन के स्थान पर, हैज बीन तब आता है जब काम लंबे समय से, काफी लंबे समय से पीछे से चला आ रहा हो, तो अक्सर सिंस फॉर के साथ टाइम दिया जाता है। तो मैंने आपको एडवर्ब्स करवाए थे, नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दिस डे, टुडे। टुडे में हमेशा हम प्रेजेंट टाइम को शो करते हैं, तो यहाँ हैज बीन के स्थान पर इज ही आना था। तो इसका मतलब ये है कि केवल और केवल सेकेंड लाइन में ही चेंज है। मेरा आंसर हुआ फर्स्ट ऑप्शन, फ्रॉम टू का यूज था। आगे चलो, फिर है शी, आगे दिया है स्टार्टेड एट द स्काई वंडर्ड। शी स्टार्टेड एट द स्काई वंडर्ड वेयर हर तक। मैंने देखा शी स्टार्टेड सही है, एट सही है, स्काई सही है, वंडरिंग, अंतर जो था वंडर्ड आएगा या वंडरिंग आएगा, पहला अंतर तो ये है। वेयर सेम है, हर सेम है, ठीक है। शी स्टार्टेड एट द स्काई वंडर या स्काई वंडरिंग। देखिए द स्काई वंडर्ड, यहाँ ना तो ये सेकेंड फॉर्म थी ना ही थर्ड फॉर्म थी, आईएनजी फॉर्म एज ए नाउन आती है। शी स्टार्टेड एट द स्काई वंडरिंग, ना कि वंडर्ड। वेयर हर मदर कुड बी, मैंने देखा हर मदर कुड बी सेम था, एंड शी वुड बी एबल टू सेम था। ये सेम क्वेश्चन वाली लाइन है, तो सेकंड लाइन जिसमें भी है वो तो अपना आंसर हो ही नहीं सकता। आप सेकंड ऑप्शन काट दीजिए, फोर्थ ऑप्शन काट दीजिए, फिफ्थ ऑप्शन काट दीजिए। या तो एरर केवल 3 नंबर में है या 1 और 3 में है, क्योंकि 1 नंबर ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन है, उसमें अगर आप वंडरिंग फाइंड आउट कर लेते हैं तो क्लियर कट जो आंसर है वो बचता है केवल थर्ड ऑप्शन था सी हर अगेन एंड टेल हर हाउ मच शी लव्ड। जो ऑप्शन दिया है उसमें पूरी लाइन सेम थी, बट आगे हर और दिया है, लव्ड के जस्ट बाद किसको प्यार करती है, हर, ऑब्जेक्ट था। शी लव्ड हर, सी हर अगेन एंड टेल हर, मैं पूरी लाइन फिर से बता दूं। शी स्टार्टेड एट द स्काई वंडरिंग, उसने शुरू किया स्काई वंडरिंग से। वेयर हर मदर कुड बी एंड शी वुड बी एबल टू सी हर अगेन, जो कि उसकी मदर क्या हो सकती थी और वह अपनी मदर को देखने में समर्थ थी। फिर से एंड टेल हर हाउ मच शी लव्ड हर, और वह अपनी मदर को बता सकती थी वह उसको कितना प्यार कर सकती थी। मैं कहता हूं उसमें थर्ड पॉइंट देखने की आवश्यकता कहां थी, आप सीधा ऑप्शन देखकर कर देते। अगर आपको यह पता चल चुका है कि स्काई वंडरिंग आएगा और सेकेंड लाइन सेम है, तो आप देखें ना, तो सेम लाइन है जिसका सेकेंड जो लाइन है वो तो चेंज होगी नहीं। सेकेंड लाइन वाले ऑप्शन सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ काट दिए, फर्स्ट और थर्ड ही तो बचा है। फर्स्ट में ओनली थर्ड लिखा है, तो आंसर हो नहीं सकता, फर्स्ट और थर्ड आपका आंसर है। बहुत बार एग्जाम केवल पढ़कर नहीं, क्वेश्चन को समझकर माइंड से निकाला जाता है। आगे बढ़ रहा हूं। द 2 जजेस अपहेल्ड, जब भी इंग्लिश में 2 आता है तो 2 सेंटेंस आने होते हैं, दोनों के भीतर कंट्राडिक्शन आना जरूरी है। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, इसलिए पहला ऑप्शन तो मैं नहीं लेता, इंस्पाइट ऑफ 2 जजेस, क्योंकि इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है और इसके बाद जॉइंट बनता है सब्जेक्ट कॉमेंड वर्ब। मैं आपको पहले कॉन्ट्राडिक्शन जांच करवा दूं। यद्यपि जो 2 जज थे उन्होंने ट्रिपल तलाक की वैलिडिटी को अपहेल्ड, रोक दिया, ठीक है। आगे हम ये मान सकते हैं कि येट लगा हुआ है। द 3 अदर जज, मैंने देखा ये क्या, 3 अदर
के बाद जज नहीं आएगा, जजेस आएगा, ज्यादा है ना। हेल्ड दैट, उनने क्या कहा, इट वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यह असंवैधानिक है। दो ने तो क्या किया, इसको अपहेल्ड कर दिया। और जो तीन थे अन्य जज, उनने क्या बोला, नहीं यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दस बैरिंग द प्रैक्टिस बाय 3-2 मेजोरिटी। मैंने देखा कि 51 नंबर क्वेश्चन में जो इन स्पाइट ऑफ तो आएगा ही नहीं, मतलब एक जिसमें जिस ऑप्शन में एक नंबर है वो तो मेरा आंसर नहीं है। मैं ओनली 1 इसको हटा देता, बोथ 1 and 2 इसको हटा देता। ठीक है, अब मेरे को ये पता है कि सेकंड नंबर ऑप्शन है, उसमें जो अंतर था सेकंड लाइन में अदर के बाद जजेस दिया है, देखिए आप, बाकी टोटल लाइन सेम है, तो ये तो चेंज होगा, यही चेंज होगा, तो ओनली थर्ड वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब ये देखना है या तो सेकंड में चेंज अंतर है या फिर सेकंड और थर्ड दोनों में गलत है। आप अगर क्वेश्चन देखते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल 10 बैरिंग द प्रैक्टिस बाय 2-3 मेजोरिटी, सेम लाइन क्वेश्चन वाली है, सेम जो क्वेश्चन वाली लाइन है। इसका मतलब ये हुआ थर्ड नंबर तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो मेरा आंसर बैठता है ओनली 2, ओनली सेकंड लाइन, एक ही लाइन रिप्लेस होगी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, फिर से बताऊं, चलो फिर से इसको देख लीजिए। दो को रिप्लेस करना था, इंस्पाइट मैंने नहीं किया, एक तो ऑफ नहीं था और एक कॉन्ट्राडिक्शन लाइन में बन रहा था, एक नंबर आंसर नहीं था, एक नंबर रिप्लेस वाला लाइन मैंने काट दिया, 3 और 5 नंबर ऑप्शन गए। फिर द 3 अदर जजेस या जजेस, 2 नंबर जब एरर है तो इसका मतलब है 2 नंबर तो लाइन रिप्लेस होगी, तो ऑप्शन नंबर मैंने ओनली 3 वाला काट दिया। ठीक है, फिर थर्ड लाइन पढ़ी तो वो क्वेश्चन वाली सेम लाइन थी, इसका मतलब ये हुआ ये तो रिप्लेस नहीं होगी, क्वेश्चन वाली सेम लाइन है, तो केवल और केवल फोर्थ नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ रहा, फिर है विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन, जांच कर रहा हूं, विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन, सेम था ये तो। फिर दिया है चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट, चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट। मैंने देखा कि ये तो क्वेश्चन वाली सेम लाइन है, इसका मतलब जिस लाइन में, ओके इसमें सेम नहीं है, एक अंतर था विद और ऑफ। विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन या पॉपुलेशन विद 1.3 बिलियन, 103 बिलियन की पॉपुलेशन के साथ, इसमें मैं तो केवल ऑफ ही चूज करता, इसका मतलब इसको मैं नहीं लेता। ठीक है, इतना ध्यान से देखना है, आप देखें विद अ पॉपुलेशन ऑफ आएगा या विद आएगा। जैसे मैंने देखा तो फर्स्ट टाइम मेरे को अंतर नहीं लगा, बट ध्यान से देखा तो पॉपुलेशन के साथ ऑफ और विद का अंतर था। यहां आपको डिसीजन लेना, ऑफ या विद। आगे बढ़ा, आगे दिया है इकोनॉमी एंड इज इंक्रीजिंगली प्लेइंग, चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इज प्लेइंग या इज प्लेड, कौन प्ले कर रहा है, चाइना। तो इज प्लेड तो गलत था, इसका मतलब है जो यहां पर अंतर था, ये इज के बाद थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन में आईएनजी फॉर्म, इज हमारा आईएनजी, तो यहां टेंस की स्ट्रक्चर ही थी। सेकंड वाले ऑप्शन सारे हटा दीजिए, ये गलत, फर्स्ट और फोर्थ गए। ठीक है, अब या तो फर्स्ट है या ओनली थर्ड है, या फर्स्ट और थर्ड दोनों है। आगे दिया है एंड चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इज इंक्रीजिंगली प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंसिंग रोल या इन्फ्लुएंशियल रोल। अब आपने देखना था, रोल से पहले मेरे को इन्फ्लुएंसिंग आना था या फिर इन्फ्लुएंशियल आना था, तो मैं चूज करता 3 नंबर। इस अकॉर्डिंग मेरा आंसर हुआ क्या,
बताइए कौन सा आंसर हुआ? क्लियर कट आंसर है कि अगर मैं ऑफ ही रखता हूं, मैंने आपको बताया है कि विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन की सही है, इसका मतलब एक नंबर जो स्टेटमेंट है वो तो गलत था। तो एक नंबर स्टेटमेंट गलत है, तो इसका मतलब थर्ड और फिफ्थ गए, तो मेरा आंसर हुआ केवल और केवल सेकेंड ऑप्शन। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ रहा हूं, आगे दिया है रैपिड इकोनॉमिक एक्सेंडेंस हैज ब्रॉट मैनी चैलेंजेस। जब मैंने फर्स्ट लाइन देखी तो पूरी लाइन सेम थी सिवाय एक वर्ड के, हैज क्वेश्चन में दिया था, ब्रॉट मैंने लाना, यहां था ब्रॉट ऑन, फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब। मेरे को ये देखना है कि रैपिड इकोनॉमिक एक्सेंडेंस हैज ब्रॉट, लाई है बहुत सारे चैलेंजेस का, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट मैंने लाना, ब्रिंग ऑन का मतलब होता है काफी चीजों में से आगे निकलकर नेतृत्व करना, इसका मीनिंग है टू लीड द डेवलपमेंट ऑफ, किसी चीज के विकास को लीड करना। लाना या लीड करना, ये अपने को जांच करना है। मैं एक बार आगे बढ़ रहा हूं। इंक्लूडिंग हाई इनइक्वालिटी, इसमें शामिल किया किसको? हाई इनइक्वालिटी को, रैपिड अर्बनाइजेशन को, चैलेंजेस ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस। मैंने देखा सेकंड लाइन में कुछ चेंज था, इसमें एक तो इंक्लूडिंग शामिल नहीं किया और एक जो चैलेंजेस के साथ टू या ऑफ में से एक आएगा, ठीक है। बट मैं जैसे आगे बढ़ा, एनवायरमेंटल क्वेश्चन में भी सेम था, ऑप्शन में भी सेम था, सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन में भी सेम था, आंसर में भी सेम था, एंड एक्सटर्नल इम्बैलेंस मैंने देखा इसमें जो अंतर था, एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस ज्यादा दिए हैं और इसमें एक बैलेंस दिया है, इधर एस लगा हुआ, ये एक अंतर था। अब पूरी लाइन में मेरे पास 3 वर्ड चेंजेस हैं। पहला वर्ड ब्रॉट लाऊं या ब्रॉट ऑन लाऊं? मैं आपको बताऊं, रैपिड इकोनॉमिक एक्सेंडेंस हैज ब्रॉट ऑन मेनी चेंजेस। ब्रॉट ऑन का मतलब होता है काफी चेंजेस को मतलब लीड करके आगे आए। तो ब्रॉड मैंने केवल लाना, ब्रॉट ऑन का मतलब होता है काफी में से कुछ आगे आना, ठीक है। तो यहां मेरा आंसर एक नंबर मैं चूज करता कि मैं इसको चेंज करूंगा। ये जिसको फ्रेजल वर्ब की नॉलेज है वो कर पाता, अदरवाइज नहीं। और सेकेंड लाइन में मेरे को देखना था कि इंक्लूडिंग आएगा या नहीं, या ऑफ और टू ये दोनों आपस में रिप्लेस होंगे या नहीं। थर्ड लाइन में इम्बैलेंस आएगा या इम्बैलेंसेस आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट मैंने चूज कर लिया, ब्रॉट ऑन सही है। थर्ड नंबर मैं आपको बताऊं, चैलेंजेस ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस। ऑफ के बाद जब नाउन आता है तो अगर वो प्लूरल हो सकता है, काउंटेबल है, तो प्लूरल नाउन ही आता है। तो मैं इम्बैलेंसेस तो बिल्कुल करेक्ट करता कि यहाँ इम्बैलेंसेस आएगा, तो थर्ड नंबर ऑप्शन कभी भी नहीं लेता। इस हिसाब से ऑफ के बाद प्लूरल नाउन के हिसाब से एक नंबर ऑप्शन गलत हो गया, 3 नंबर ऑप्शन गलत है, और ओनली 2 ये भी गलत है। अब मेरे को ये देखना है कि मेरा आंसर या तो आएगा एक नंबर या आएगा एक और 2 नंबर, दोनों स्टेटमेंट। अब अगर तो एक नंबर है तो आपका आंसर है 5, अगर बोथ 1 एंड 2 की बात करते हैं तो आपका आंसर होगा सेकेंड। दोस्तों मैं इसमें सेकेंड नंबर ऑप्शन चूज करता हूं क्योंकि जिस चीज के प्रति चैलेंज होता है अक्सर 2 लगाया जाता है, चैलेंजेस टू द एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस, ठीक है। तो यहां पर मैं देखता मेरा आंसर था 2 नंबर। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट है एक्सपीरियंस शो
मैंने जैसे एक्सपीरियंस के बाद शो देखा है तो आर फॉर्म होती है, मेरे को चाहिए इज फॉर्म शोज। बाकी पूरा सेंटेंस सेम था, देख लीजिए। एक नंबर तो चेंज होगा, मतलब जिसमें एक नंबर नहीं है वो आंसर नहीं है। बी काट दीजिए, ओनली थर्ड काट दीजिए। अब या तो एक में है, या एक के साथ दो में, या एक के साथ तीन में, ठीक है। फिर है shows that the transitioning from middle income to high income status can be most difficult than, most than नहीं होता, more than होता है। यहाँ पर more आना चाहिए और सेकंड में more दिया भी है, इसका मतलब 2 नंबर आंसर होगा। एक और दो, या तो खाली एक आंसर है, या एक के साथ दो, या एक के साथ तीन। अगर मैं इसको ऑप्शन से देखूं तो क्लियर कट आंसर है कि फर्स्ट के साथ सेकंड दोनों में एरर निकल चुका है। अब आप थर्ड जांच करें या न करें, आंसर आपके सामने। तो थर्ड फिर भी बता देता हूं, देन मूव अप फ्रॉम लो टू मिडिल इनकम, और ऑप्शन में दिया है मूव अप और क्वेश्चन में दिया है देन के बाद मूविंग अप। तो अगर इसको जांच करना है तो ये मूव अप आएगा या मूविंग आएगा, इसको हम ट्रांजिशनिंग से जांच कर सकते हैं। एक्सपीरियंस शोज दैट ट्रांजिशनिंग फ्रॉम मिडिल इनकम टू हाई इनकम स्टेटस कैन बी डिफिकल्ट देन मूविंग अप। किसकी तुलना किससे थी? ट्रांजिशनिंग फ्रॉम मिडिल इनकम टू हाई इनकम की तुलना मूविंग अप फ्रॉम लो टू मिडिल इनकम। तो दोनों तरफ एक जैसी तुलना थी, बट ये न भी पता चलता तो भी आप अपना आंसर लगा सकते थे। फिर है वे हाईलाइट करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज एंड मेजर्स। ये पूरा सेंटेंस हो गया। क्यों करते हैं? टू एड्रेस एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्बैलेंसेस। टू एड्रेस, ये वाई का आंसर था, एड्रेस करने के लिए एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्बैलेंसेस। तो मैंने देखा जो फर्स्ट लाइन है उसमें दे हाईलाइट करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज एंड मेजर्स, एंड की पावर सेम है, बट फर्स्ट ऑप्शन में मेजर दिया है। क्या दिया है? मेजर। तो मैंने देखा कि यहाँ मेजर्स ही होना चाहिए था, एंड की पावर सेम, सर्विसेज एंड मेजर्स। मैं इसको आंसर में कभी नहीं लेता, इस अकॉर्डिंग ओनली वन कट गया, ये भी, और फिफ्थ नंबर ऑप्शन भी कट गया। या तो केवल और केवल थर्ड ऑप्शन में प्रॉब्लम है, या फिर सेकंड और थर्ड। आगे बढ़ा तो एड्रेस करने के लिए किसको? एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्बैलेंस को। क्वेश्चन में दिया था टू एड्रेस एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्बैलेंसेस को। अब मैंने देखा कि सोशल इम्बैलेंस का प्लूरल हो सकता है, तो डेफिनेटली सही था, मैं इसको सिंगुलर नहीं करता। आगे दिया था सेट टारगेट्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। ऑप्शन में दिया है सेटिंग टारगेट्स टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी। सेट आएगा या सेटिंग आएगी। इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर क्या थी। स्ट्रक्चर ये थी, आईएनजी का दूसरा सेंटेंस था प्लेइंग क्रिकेट ही फेल डाउन, जिसमें आप देखें सेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सीधा आ ही नहीं सकती। कभी भी सेंटेंस के बीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ऑब्जेक्ट के बाद ही आती है। लेट, बिड, हेल्प, मेक, फील, नो के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके अलावा फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। तो यहाँ ये सेटिंग था, सेटिंग टारगेट टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी, दे हाईलाइट द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज एंड मेजर्स। तो यहाँ सेट के स्थान पर सेटिंग आना था, तो यहाँ पर 3 नंबर को मैं बिल्कुल चेंज करता, या तो मैं 3 नंबर को चेंज करूंगा या सेकंड और थर्ड, 1 और 3 नंबर ऑप्शन में से मेरे को एक चूज करना है। 3 नंबर तो मैं श्योर चेंज करूंगा। हाँ, इधर मैंने देखा टू एड्रेस, किसको एड्रेस करेगा? एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्बैलेंस। चूंकि 2 प्रकार के इम्बैलेंस थे, एक तो एनवायरमेंटल और एक सोशल, तो यहाँ एस आना जरूरी था। दोस्तों केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो देखिए किस प्रकार से एक लाइन को 3 पोर्शन में बांटकर हर एक लाइन में एक एरर डालकर हमें दिया जाता है, और कहा जाता है कि आप देखें कि जो
एरर हमने आपको डाल कर दी है वो सही है या गलत है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ऑप्शन से ही सॉल्व किए जाते हैं। जब आप 5 में से 2 या 3 ऑप्शन काट देते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होना बहुत इजी हो जाता है। तो ये न्यू पैटर्न के दौरान ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें एक फिल इन द ब्लैंक होगा, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। उन 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शंस आपको एक ही फिल इन द ब्लैंक में फिलअप करने हैं, और वो कौन से करने, कैसे करने, इस पे मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंक ऑफिशियल्स हैव बीन फाउंड डैश ऑफ टेकिंग ब्राइब्स। बैंक ऑफिशियल्स पाए गए ब्राइब्स लेते हुए। फाउंड क्या पाए गए? रिसेप्टिव, स्वीकार करना। गिल्टी, अपराधी पाए गए। गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ आता है। प्रोबेबल या एक्यूरेट। देखिए यहाँ एक्यूरेट तो आ नहीं सकता कि बैंक ऑफिशियल्स हैव बीन फाउंड एक्यूरेट, वो सही पाए गए टेकिंग ब्राइब, ब्राइब लेने के लिए। आंसर क्या था? फाउंड गिल्टी, अपराधी पाए गए ऑफ टेकिंग ब्राइब्स। क्योंकि बी ऑप्शन इसमें डेफिनेटली आना था, तो बी के साथ मेरे पास जो ऑप्शन है या तो बी के साथ सी है या बी के साथ ए है, या तो 2 नंबर आंसर है या 5 नंबर आंसर है। तो अब मेरे को देखना है रिसेप्टिव या प्रोबेबल। बैंक ऑफिशियल्स हैव बीन फाउंड प्रोबेबल ऑफ टेकिंग ब्राइब्स का मतलब शायद ब्राइब्स लेते हुए पाए गए। तो दोस्तों यहाँ आंसर था गिल्टी के साथ सी था, मीन्स बी और सी आंसर होना चाहिए, क्योंकि रिसेप्टिव के साथ ऑफ नहीं आता। फाउंड प्रोबेबल ऑफ टेकिंग ब्राइब्स या गिल्टी ऑफ टेकिंग ब्राइब्स। आगे चल रहा हूं। द डिफेंस मिनिस्टर डिसाइडेड टू गिव अ ब्रीफिंग। डिफेंस मिनिस्टर ने निश्चय किया कि वह संक्षेप में बताएगा किसके बारे में? अबाउट द इंक्रीज्ड मिलिट्री डैश, बढ़ती हुई मिलिट्री रिक्वायरमेंट के बारे में। थ्रेट्स, धमकी या खतरे के बारे में। असिस्टेंस, सहयोग के बारे में। एजम्पशंस, एजम्पशन का मतलब होता है धारणा। तो डिफेंस मिनिस्टर ने क्या निश्चय किया कि वह बढ़ती हुई मिलिट्री या तो बताएगा रिक्वायरमेंट के बारे में या बताएगा थ्रेट्स के बारे में। एजम्पशंस के बारे में नहीं, ना कि असिस्टेंस, सहायता के बारे में बताएगा। कंट्री को अगर डिफेंस मिनिस्टर बताता है तो ये बताता है कि हमें और आवश्यकता है, या ये बताता है कि मिलिट्री के क्या क्या थ्रेट्स होते हैं। इन द कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स का मतलब समकालीन समय में। तो एक साथ बी ऑप्शन है, एक साथ बी ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़ रहा हूं। एज द गवर्नर डैश द ऑफिशियल्स टू एबॉलिश द रिडंडेंट एक्ट। गवर्नर ने सभी ऑफिशियल्स मैंने अधिकारियों को कहा कि आप सभी जो रिडंडेंट एक्ट है, मतलब अनावश्यक काम है, उसको आप समाप्त कर दीजिए। द एस्टैब्लिश्ड सिस्टम गॉट डिसरप्टेड। जो स्थापित किया उस सिस्टम था वो डिसरप्टेड हो गया। तो गवर्नर ने क्या कहा होगा ऑफिशियल्स को? आस्कड आ सकता है, आस्कड मैंने कहना बिल्कुल हो सकता है। रिक्वेस्ट की, गवर्नर कभी बड़ा अधिकारी बहुत कम चांस होता है कि छोटे अधिकारी को रिक्वेस्ट करे। अगर इंक्वायरी आता तो इसके साथ ऑफ या अबाउट का यूज करते। इंक्वायरी या तो ऑफ होता है या अबाउट होता है या आफ्टर होता है, तो ऑर्डर भी दे सकते हैं। सो एक साथ सी मेरे को लग रहा है इसका सेकेंड ऑप्शन आंसर होना चाहिए, ए और सी। द वेटर केम टू आवर टेबल। वेटर हमारे टेबल पर आया और पूछा कि वी इफ यू वांटेड डैश कॉफी, क्या हम मच कॉफी चाहते हैं, स्मॉल कॉफी चाहते हैं, या फिर इफ यू वांटेड मोर कॉफी, हम और कॉफी चाहते हैं। इफ यू वांटेड सम कॉफी, या हमें कॉफी चाहिए। डेफिनेटली इसका आंसर बी और डी होना चाहिए। आसान था। एज, तो इट क्लोजिंग टाइम, यहाँ इज लगा लेना। इट इज क्लोजिंग टाइम, यह है क्लोजिंग टाइम है, बंद करने का समय है फॉर द कैफे। द कंट्रीज डिप्लोमेटिक हिस्ट्री इज फिल्ड विद इंस्टेंसेस ऑफ डैश पीपल कमिंग टुगेदर टू काउंटर चैलेंजेस। कंट्री की जो एक डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है वो क्या है?
ऐसे इंस्टेंसेस मैंने एग्जांपल से भरी हुई है जिसमें डैश पीपल के एग्जांपल से भरी हुई है, जो आते हैं एक साथ और चैलेंज को काउंटर करते हैं, फेस करते हैं। कैसे लोग चैलेंज को फेस करते हैं? पावरफुल लोग बिल्कुल हो सकते हैं, इनसाइटफुल मैंने जिनका आंतरिक दृष्टि जिनकी बहुत विकसित होती है, सूझबूझ वाले लोग बिल्कुल हो सकता है, अप्रोक्सीमेट लोग लगभग, लेथार्जिक आलसी लोग गलत। तो इसमें ए और बी ऑप्शन होना चाहिए, थर्ड नंबर ऑप्शन आंसर है। काफी अच्छे क्वेश्चन है ये। इन द लेटर डिकेड्स ऑफ द लास्ट सेंचुरी, पिछली शताब्दी के जो बाद वाले दशक है, जैसे 1980, 1990, 1970, 80, 1990 की बात कर रहे हैं। इट वॉज नोटेड, यह नोट किया गया था, दैट की रेसिज्म यानी जातिवाद वॉज एक्नॉलेज्ड को स्वीकार किया जाता था उन लोगों के द्वारा जो पावर में होते हैं। कैसे? वर्चुअली मैंने नकली बनावटी रूप से, स्पेकुलेटिव का मतलब अनुमानित रूप से, स्ट्रांगली एक्नॉलेज मजबूती से पक्के रूप से स्वीकार किया जाता था। हो सकता है इसमें स्ट्रांगली का विपरीत या हार्डली, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली स्वीकार किया जाता था या हार्डली बहुत कम स्वीकार किया जाता था। आई थिंक इसमें सी और डी होना चाहिए, दोनों अपोजिट थे, दोनों ही संभावना है, कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऑप्शन इसका सेकंड वन। फिर है लुकिंग एट द स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, कहते हैं डिसऑर्डर मैंने अव्यवस्था, अस्त व्यस्त उथल पुथल की व्यवस्था की स्थिति को देखकर जो वेटरन्स मैंने अनुभवी लोग ऑफन डैश अबाउट द फेडिंग रिलीवेंस, वो अक्सर क्या करते हैं? डैश करते हैं कम होते हुए, फेडिंग मैंने कम होते हुए, रिलीवेंस मैंने था आदर ऑफ देयर सेक्रीफाइसेस ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर, कि उन्हें जो वार के दौरान सेक्रीफाइस किए थे उनके प्रति आदर कम होते हैं। इसके बारे में अनुभवी लोग ऑप्शन क्या करते हैं? स्टफ मैंने होता है भरना, सूट मैंने जचना, इट सूट्स यू को मतलब यह आपको जचता है। वंडर हैरान होते हैं, या थिंक अबाउट सोचते हैं। इसमें थिंक अबाउट तो श्योर आना था, थिंक के साथ अबाउट आता है, तो यहाँ डी ऑप्शन वाला आंसर होना चाहिए। इसके साथ ए बी और सी तीनों में से एक ऑप्शन डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पर आई थिंक जब वो अव्यवस्था की स्थिति देखते हैं तो जो वेटरन अनुभवी लोग हैं अक्सर वो या तो आश्चर्यचकित होते हैं या सोचते हैं कि कमाल है, लोग उनके जो सेक्रीफाइस को धीरे धीरे आदर देना कम कर दिया। तो यहाँ सी और डी आंसर होना चाहिए। मैं इसका आंसर फोर्थ लगाता, सी और डी। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डैम वॉज बीइंग हैवीली कंटेस्टेड, क्या डैम का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा हो गई। डैश द मेजर कंस्ट्रक्शन जेंट ऑन द कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट के महाद्वीप के जो मेजर कंस्ट्रक्शन जेंट थे ना, बड़े लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले, उनके बीच एक कॉन्टेस्ट हो गया। कॉन्टेस्टेड के बाद अगर दो लोग हैं तो बिटवीन आता है, ज़्यादा आता है तो अमंग आता है। अमंग तो डेफिनेटली आना ही था। अमंग जो बी की बात करें तो उसमें बी का एक ही ऑप्शन है, ए और बी। बाय का भी आपको जांच करवा देता हूँ, क्योंकि वॉज बीइंग थर्ड फॉर्म था, एक्टिव पैसिव था, तो इसके बाद बाय और भी सही होता है। इसका आंसर था फर्स्ट। The election commission decided to dash its authority after receiving complaints of malpractices. malpractice का मतलब भ्रष्टाचार, गलत काम। कहता है पोलिंग के कैंपेन के दौरान जब उन्हें malpractices गलत काम के होने की कंप्लेंट्स मिली तो इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि वह अब अपनी अथॉरिटी को क्या करेगा? इजी बनाएगा, यूज करेगा, पावर का यूज करेगा, एक्सरसाइज मैंने भी यूज करेगा। एसर्टेन का मतलब होता है सुनिश्चित करना, तो आई थिंक इसमें यूज वर्ड तो डेफिनेटली आएगा, टू यूज इट्स अथॉरिटी, क्योंकि अगर यूज वर्ड आएगा तो इसका जो सेम मीनिंग था वो था एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी, सत्ता का यूज करना, तो बी के साथ सी आना चाहिए, बी के साथ सी सेकेंड वन। तो ये आपके क्वेश्चन थे जिसमें हमने देखा कि एक ब्लैंक है, उसमें 2 ऑप्शंस आंसर हो गए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं।